हर 75 साल में एक बार आसमान में एक ऐसी चीज लौट कर आती है जिसे हजारों सालों से इंसानियत ने तबाही का दूसरा नाम माना है। एक ऐसा दैत्य जिसके दिखने पर कभी युद्ध हुए तो कभी महामारियां फैली और दुनिया में खौफ छा गया। हम बात कर रहे हैं हैली धूमकेतु की। लेकिन 1980 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने इस दैत्य का आमना सामना करने की ठानी तो सोवियत संघ ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता था। हैली धूमकेतु तक पहुंचने के लिए उन्होंने पहले सौरमंडल की सबसे खतरनाक जगह यानी शुक्र ग्रह पर जाने का फैसला किया। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? तो कहानी शुरू होती है 1980s के दशक में। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां 1986 में लौट रहे हैली धूमकेतु से मिलने की तैयारी में थीं। अमेरिका, यूरोप, जापान सबके सब होड़ में थे। लेकिन सोवियत संघ का प्लान कुछ और ही था। वो सबसे अलग, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था। और हमें ये याद रखना होगा कि ये कोई आम वैज्ञानिक मिशन नहीं था। उनका टारगेट एक ऐसी चीज थी जो इंसानी इतिहास में हमेशा से डर और तबाही का प्रतीक रही है। तो इसे समझना सिर्फ विज्ञान की बात नहीं थी, बल्कि हमारे अपने सदियों पुराने डर को समझने जैसा था। ये समझने के लिए कि ये मिशन इतना जरूरी क्यों था, पहले ये समझना होगा कि इस धूमकेतु ने इंसानों को इतना डराया क्यों है। इसके पीछे एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सदियों तक जब भी ये धूमकेतु आसमान में दिखा, दुनिया में कोई ना कोई बड़ी तबाही जरूर आई। चाहे वो 1066 की हेस्टिंग्स की लड़ाई हो या 1910 में जहरीली गैस फैलने की दहशत, इसका आना हमेशा बुरी खबरों से जुड़ा रहा। लेकिन अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो हैली धूमकेतु बस बर्फ और धूल का एक गोला है। एक बहुत बड़ा गोला जो 75 साल में सूरज का एक चक्कर लगाता है। मतलब इसकी जो डरावनी इमेज बनी हुई थी और जो इसकी असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और यही वजह थी कि वैज्ञानिकों के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर था। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। अगर ये मौका हाथ से गया तो फिर अगली पीढ़ी को ही इसे स्टडी करने का चांस मिलता। तो चलिए वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। सोवियत संघ ने इस दैत्य तक पहुंचने के लिए पहले नर्क जैसे शुक्र ग्रह पर जाने का ये अजीबोगरीब प्लान बनाया ही क्यों? इसका जवाब उनकी इंजीनियरिंग की एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक में छिपा है। असल में प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी से सीधे हैली धूमकेतु तक कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना लगभग नामुमकिन था। इसके लिए इतनी ज्यादा पावर और फ्यूल की जरूरत थी जो प्रैक्टिकल ही नहीं था। और ये चुनौती हर स्पेस एजेंसी के सामने थी। और यहीं पर सोवियत वैज्ञानिकों ने जो किया वो किसी कमाल के जुगाड़ से कम नहीं था। उनका प्लान था, पहले शुक्र ग्रह पर जाओ, वहां अपने लैंडर और गुब्बारे उतारो और साइंस का डेटा इकट्ठा करो, और फिर शुक्र की जबरदस्त ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने स्पेसक्राफ्ट को गुलेल की तरह हैली की तरफ फेंक दो। एक तीर से दो निशाने। अब ये मिशन कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुक्र की सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना गर्म कि वहां सीसा भी पिघल जाता है। वेगा के लैंडर्स को इसी नर्क में उतरकर काम करना था। तो शुक्र पर अपना काम पूरा करने के बाद दोनों वेगा प्रोब ने 9 महीने की एक लंबी खामोश यात्रा शुरू की। अब वो अपने असली टारगेट, उस खगोलीय दैत्य के बहुत करीब पहुंच रहे थे। और ये कोई आम मुलाकात नहीं होने वाली थी। धूमकेतु और प्रोब की मिलाकर जो स्पीड थी वो थी करीब 78 किलोमीटर हर एक सेकंड में। इस रफ्तार पर धूल का एक छोटा सा कण भी गोली की तरह टकराकर स्पेसक्राफ्ट को तबाह कर सकता था। और धूमकेतु के चारों तरफ धूल का एक बहुत बड़ा बादल था। और फिर 6 मार्च 1986 को वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। वेगा 1 ने इतिहास बना दिया। इसने पहली बार किसी धूमकेतु के दिल यानी उसके न्यूक्लियस की तस्वीरें भेजी और सब हैरान रह गए। हजारों साल से जिसे लोग आसमान में एक चमकता तारा समझते थे, वो असल में कोयले जैसा काला और आलू जैसा टेढ़ा मेढ़ा एक बड़ा सा पत्थर था। लेकिन असली कहानी तो तस्वीरों से भी ज्यादा गहरी थी। वो छिपी थी उस धूमकेतु के चारों ओर फैली धूल में। और इस धूल की जांच से एक ऐसी खोज हुई जो पृथ्वी पर हमारे अपने वजूद से जुड़े गहरे सवाल खड़े करती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस धूल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। मतलब वो सारे जरूरी तत्व जिनसे मिलकर जीवन बनता है, वो सब के सब
उस धूमकेतु की धुन में मौजूद थे। ये खोज वाकई चौंकाने वाली थी। धूमकेतु का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऑर्गेनिक मटेरियल से बना था। इस खोज ने उस थ्योरी को बहुत ज्यादा मजबूती दी कि शायद अरबों साल पहले ऐसे ही धूमकेतु हमारी पृथ्वी से टकराए थे और यहाँ जीवन के बीज बो गए थे। वेगा मिशन ने हमें हमारी ही कहानी का एक नया पन्ना दिया, लेकिन इसकी खुद की कहानी का अंत थोड़ा दुखद है। चलिए देखते हैं कि कैसे इतिहास ने इस शानदार कामयाबी को नजरअंदाज कर दिया। हुआ ये कि वेगा के कुछ ही दिनों बाद यूरोप का एक और स्पेसक्राफ्ट गियोटो हेली के पास पहुंचने वाला था, और उस कोल्ड वॉर के दौर में जब सोवियत संघ और पश्चिम के बीच दुश्मनी चरम पर थी, तब सोवियत वैज्ञानिकों ने अपना डेटा यूरोप के साथ शेयर किया ताकि गियोटो अपने टारगेट को मिस न कर दे। और यहीं पर कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। वेगा ने रास्ता दिखाया, पहली तस्वीरें ली और गियोटो के मिशन को कामयाब होने में मदद की, लेकिन इतिहास में गियोटो को ज्यादा याद किया जाता है। वेगा, जो असली हीरो था, उसे ज्यादातर लोग भूल गए। मार्च 1986 अपना ऐतिहासिक डेटा भेजने के बाद दोनों वेगा प्रोब्स की बैटरियां खत्म हो गईं और फिर उनसे हमारा संपर्क हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। आज भी वो दोनों, वेगा 1 और वेगा 2, स्पेस के अंधहीन अंधेरे में अकेले चुपचाप आगे बढ़े जा रहे हैं। एक भूला हुआ मिशन जो कभी घर नहीं लौट पाएगा, पर जिसने हमें ये समझने में मदद की कि हम कहाँ से आए हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अंतरिक्ष की इस गहरी खामोशी में न जाने और कितनी ऐसी भूली बिसरी कहानियां तैर रही होंगी, जिनमें हमारे अपने वजूद के सबसे बड़े राज छिपे हो सकते हैं।